आनंदिता, एक संघर्ष की कहानी। हाथ में थैला लिए, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी में, तेज तेज चलती हुई धूप में बोझल चेहरे और आंखों में उदासी लिए वह तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। लगता था कि वह बहुत जल्दी में है। वह अपनी सोचों में गुम चली जा रही थी। तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब किसी ने उसे आवाज़ दी, आनंदिता। पहले तो उसे अपना वहम लगा, लेकिन जब दोबारा से उसने कानों में अपने नाम की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत से मुड़कर देखा। लेकिन पीछे मुड़ते ही जो कुछ उसको नज़र आया, उसे देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गई थी, क्योंकि जहाँ से उसे आवाज़ आई थी वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आनंदिता एक छोटे से गांव के एक बहुत बड़ी भव्य हवेली में नौकरानी थी। उसकी ज़िंदगी केवल काम करने और मालकिन के जुल्म व सितम सहने में गुजर रही थी। मालकिन की तानाशाही और उसकी दयनीय स्थिति उसके दिल में गहरे दुख और निराशा को जन्म देती थी। आनंदिता हमेशा सोचती थी, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ यही है? मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन थे? और फिर वह इस दुनिया में हैं या नहीं? उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसने तो जब से होश संभाला था खुद को इस हवेली में नौकरी करते ही पाया था। बचपन से लेकर अब तक वह इस हवेली की गुलामी ही करती आई थी। बचपन में भी इस हवेली की बहुत सारे छोटे छोटे काम उसको करने होते थे, तब जाकर उसे कुछ खाने को मिलता था। लेकिन इतने सालों में भी आनंदिता को इस अत्याचार की आदत नहीं पड़ी थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब अपनी मालकिन के मुंह से निकलने वाले तीर उसके दिल को छलनी ना करते हों, और रात को बिस्तर पर लेटकर वह अपने तकियों को अपने आंसुओं से ना भिगोती हो। कोई भी तो ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वह रो सके। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। वह अपने मन में खुद ही सवाल करती थी, कोई तो मेरे पिता होंगे, कोई तो मेरे माता पिता होंगे, आखिर वे कहाँ हैं? हर दिन की तरह आज भी वह अपनी मालकिन के आदेश का पालन करने बाजार गई थी। सब्जी खरीदने जाते समय आनंदिता को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वह बहुत ही तेजी से कदम बढ़ाती हुई चल रही थी। मन उदास था, चेहरा बोझिल था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही न जाने कितने अपशब्द अपने बारे में मालकिन से वह सुनकर आ रही थी। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि चाय थोड़ी ठंडी थी जो उसने मालकिन को दी थी, और उसकी सज़ा ये मिली कि आज सुबह से ही उसे कुछ खाने को ना दिया गया था। अब शाम ढलने को आई थी। वह भूखी प्यासी थैला उठाए रात के खाने की तैयारी करने के लिए सब्जी खरीदने आई थी। वह तो अपनी ही सोचों में गुम थी। तभी एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी है। उसने नज़र उठाकर देखा तो कोई भी नहीं था। वह अपनी रफ्तार से ही चलती रही। उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर से देखा, लेकिन उसे कोई न दिखा। वह सोचने लगी, भला मुझे कौन पुकारेगा? उसने इसको अपना वहम समझा। लेकिन तीसरी बार फिर उसे अपने नाम की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने अपने पैरों के पास एक लिफाफा पड़ा देखा, जिस पर आनंदिता लिखा हुआ था। अपना नाम उस लिफाफे पर देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान थी और घबरा गई। उसने चारों तरफ आते जाते लोगों को देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसने चैन की सांस ली। उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। तभी उसने जल्दी से वह लिफाफा उठा लिया। जैसे ही उसने वह लिफाफा उठाया, तभी उसकी नज़र दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति पर गई। एक अजनबी जो आनंदिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह एक अच्छी खासी उम्र का आदमी था, लेकिन आनंदिता ने उसे आज पहली बार देखा था। आनंदिता चौंकी और बहुत ज़्यादा घबरा गई। लेकिन इससे पहले वह उस व्यक्ति के पास पहुंचती, वह न जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गया था। उसने लिफाफा उठा तो लिया था, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस लिफाफे पर आनंदिता का नाम लिखा था। लिफाफा खोलने से पहले वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने जल्दी जल्दी सब्जी खरीदी और वह पत्र लेकर अपने घर की तरफ लपकी थी। वह पत्र उसने अपने कमरे में जाकर छुपा दिया था और रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात को जब अपने बिस्तर पर गई तो सवाल और जवाबों के तूफान में घिरी। आखिरकार उसने उस लिफाफे को खोलने का फैसला किया। लिफाफे में एक पत्र और कुछ पैसे थे। पत्र में लिखा था, यह भगवान की ओर से है। आनंदिता को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में यह भगवान की मदद थी?
या किसी की चाल? आखिर वह व्यक्ति कौन था जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर न जाने अचानक कहाँ गायब हो गया था? कहीं उसी ने तो ये लिफाफा मेरे पास नहीं रखा। लेकिन कुछ भी हो, आनंदिता को इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। कुछ दिनों बाद आनंदिता के साथ फिर वही घटना घटी। उसे वह पत्र मिला जिसमें पैसे थे और फिर से लिखा था कि यह भगवान की तरफ से है। आनंदिता इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान हो उठी थी। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब अक्सर ही वह आदमी उसे मिलता और वह लिफाफा मिलता और वह आदमी आनंदिता से कुछ बात तो नहीं करता था और फिर अचानक ही कहीं गायब हो जाता था। आनंदिता अपने सवालों के जवाब हर हाल में चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा था, आनंदिता उतना ही ज़्यादा उलझन में पड़ती जा रही थी। फिर एक दिन उस आदमी ने उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि पास वाली टूटी हुई हवेली में कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। ये पढ़कर आनंदिता को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह इस पहेली को सुलझाना चाहती थी। हवेली का नाम सुनते ही तो डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा था। लेकिन फिर आनंदिता ने सोचा, वो हवेली तो पास में है, क्या मेरा वहाँ जाना सही होगा? शायद मुझे जाना चाहिए। फिर आनंदिता ने उस हवेली में जाने का फैसला किया, क्योंकि मालकिन के अत्याचार उसे और अधिक मजबूर कर रहे थे। और आखिरकार वह हवेली में पहुंची। उसे वहां कोई नहीं मिला। डर के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया कि उसे आगे बढ़ना होगा। एक दरवाज़ा था जो बंद था। आनंदिता ने दरवाजे को खोला और उसके सामने एक पुराना बक्सा था। बक्सा खोलते ही उसके अंदर कई कागज़ मिले। उसने कागज़ उठाए और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। वह थोड़ा बहुत ही पढ़ना जानती थी, क्योंकि आनंदिता कभी स्कूल तो गई ही नहीं थी। उसके साथ काम करने वाली नौकरानी की बेटी स्कूल जाया करती थी और शाम को वह हवेली आकर काम करती थी। उसी ने आनंदिता को मालकिन की चोरी से पढ़ना सिखाया था, और ये बात भी उसकी मालकिन को आज तक पता नहीं थी। आनंदिता एक एक कागज़ को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। फिर कागज़ों से पता चला कि ये हवेली किसी हीरा लाल की थी और उसकी इकलौती बेटी श्यामलता, उनकी इकलौती बेटी, इस हवेली की वारिस थी। आनंदिता ने कुछ और कागज़ उठाकर देखे जो बहुत ही ज़्यादा धूल में अटे पड़े थे। तभी सबसे नीचे दबे एक कागज़ पर उसकी नज़र गई, जिसे पढ़ते ही उसकी आंखों में उसकी किस्मत के सितारे जगमगाने लगे थे। क्योंकि जो कागज़ उसके हाथ में आया था, यह कागज़ दूसरी हवेली का था, जिस पर भी चौधरी हीरालाल का नाम लिखा था, और उन्होंने अपना इकलौता वारिस अपनी नवासी को चुना था, हीरालाल की बेटी के नाम पर। जब आनंदिता की नज़र गई तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई थीं। इसमें साफ शब्दों में लिखा था कि चौधरी हीरालाल के बाद उनकी नवासी आनंदिता इस हवेली और सारी जायदाद और संपत्ति की मालकिन होगी। और ये हवेली वह हवेली थी जिसमें उसकी मालकिन रह रही थी। आनंदिता पढ़ते ही यह जान गई कि वह अपने नाना की वसीयत के अनुसार इस हवेली की अगली वारिस थी। लेकिन उसकी मालकिन के कब्ज़े में वह हवेली कैसे पहुंची? इन सारे सवालों के जवाब उसे खुद ढूंढने थे। यह जानकर उसका दिल धड़कने लगा। उसकी ज़िंदगी में एक अलौकिक मोड़ आ चुका था। अब उसके लिए यह जानना ज़रूरी हो गया था कि उसके माता पिता का क्या हुआ। उसने और कागज़ देखे कि शायद उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके, पर उनके बारे में वहाँ कोई जानकारी नहीं थी। क्या वे जिंदा थे या नहीं? सोचों और सवालों में घिरी हुई आनंदिता ने तय किया कि उसे अपने परिवार की सच्चाई ढूंढनी होगी। यदि वह इस नए जीवन को पाना चाहती है, तो उसे ये पता लगाना होगा कि उसके माता पिता का क्या हुआ। जब वह हवेली से बाहर चल रही थी, तो अचानक वह अजनबी फिर से उसे दिखाई दिया। लेकिन आज वह गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने आनंदिता की ओर मुस्कुराकर इशारा किया। आनंदिता ने महसूस किया कि यह आदमी किसी तरह से उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। उसने साहस जुटाकर उससे बात की। तुम कौन हो? आनंदिता ने पूछा। वह आदमी धीरे से बोला, मैं तुम्हारे नाना का एक विश्वास पात्र हूँ। मेरे पास तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारियाँ हैं। तुम्हें इन कागज़ों को वकील के पास ले जाना चाहिए, ताकि तुम इस सब की सच्चाई जान सको। आनंदिता ने उसे सुना
इससे पहले कि आनंदिता उससे कुछ और पूछ पाती, वह आदमी फिर से गायब हो चुका था। लेकिन अब आनंदिता जान चुकी थी कि उसे यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी, और यह लड़ाई आसान भी नहीं। उसे अपने भविष्य की दिशा में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। अब उसे जल्दी से जल्दी हवेली पहुंचना था, नहीं तो मालकिन उसको मार मार कर अधमरा कर देती। लेकिन सबसे पहले इन कागज़ों को छुपाकर रखना था। किसी तरह से छुपाकर उसने वह कागज़ अपने कमरे में एक ड्रम के नीचे छुपा दिए और सही मौके का इंतज़ार करने लगी। एक दिन जब उसकी मालकिन शॉपिंग करने के लिए शहर गई, तो आनंदिता को मौका मिलते ही वकील के पास जा पहुंची और वह कागज़ वकील को सौंप दिए। वह एक बूढ़ा वकील था। उसने कागज़ों को बड़े ध्यान से देखा और हीरा लाल का नाम देखते ही वह चौंक गया। उसने बड़े ध्यान से आनंदिता की ओर देखा था और आनंदिता को देखते ही मुस्कुराने लगा। आनंदिता कुछ समझ नहीं पाई थी, तो जो कुछ वकील ने आनंदिता से कहा, उसे सुनकर आनंदिता को लगा कि उसकी डर और निराशा का समय अब ख़त्म होने वाला है। तब वकील ने आनंदिता से कहा, तुम चिंता मत करो। तुम इस गांव के ईमानदार मुखिया की बेटी हो, जिसने पूरे गांव का भला किया। मुझे सारी सच्चाई पता है कि कैसे तुम्हारे माता पिता से ये हवेली छीन ली गई थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और ना ही तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य था जिसे लेकर यह मुकदमा लड़ा जाता। मजबूरी में मुझे भी खामोश बैठना पड़ा, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। फिर वकील ने आनंदिता को गुजरे हुए समय की सारी सच्चाई बताई। तुम्हारे नाना बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा पूरे गांव की तरक्की के लिए सोचा था। तुम्हारे नाना के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे पिता गांव में एक अध्यापक थे। तुम्हारे नाना ने अपनी दोनों हवेलियों की वसीयत तब बनाई थी जब तुम 1 साल की हुई थी। उन्होंने एक हवेली अपनी बेटी के नाम की और दूसरी हवेली तुम्हारे नाम पर कर दी गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे नाना पर किसी ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया था कि हवेली पर तुम्हारे नाना ने नाजायज़ कब्ज़ा जमाया हुआ है। इस बात को लेकर तुम्हारे नाना ने अपने हक़ की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उनका वकील था। हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी और आखिरकार हम ही यह केस जीत गए थे, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत और गवाह थे। लेकिन अचानक ही तुम्हारे नाना की तबीयत बिगड़ गई और वह इस दुनिया से चल बसे। तुम्हारी माँ इस सदमे को झेल नहीं पा रही थी। उन्हें इस हवेली से जैसे नफरत हो गई थी। तुम्हारी माँ श्यामलता ने उस हवेली में ताला डलवा दिया था और जो सामान जैसे रखा था वह वहाँ पर वैसे ही पड़ा रहा था। गांव में सभी तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे नाना के वफादार थे, इसीलिए उस हवेली में कभी किसी ने घुसने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारे माता पिता जिस हवेली में आज तुम नौकरानी बनी हुई हो, उस हवेली में तुम बिल्कुल राजकुमारी की तरह पली थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक तुम्हारे पिता के भाई यानी कि तुम्हारे चाचा एक दिन रोते हुए तुम्हारे पिता के पास आए। वे अपनी गरीबी का रोना रो रहे थे। तुम्हारे माता पिता दयालु थे, इसीलिए तुम्हारे चाचा चाची को उन्होंने अपनी हवेली में पनाह दे दी। शुरू में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे चाचा चाची ने वहाँ पर पैर पसार लिए थे। एक दिन उस हवेली में पुलिस घुस आई और दूसरे गांव के चौधरी की ज़मीन हड़पने के इल्ज़ाम में तुम्हारे माता पिता को गिरफ्तार करके ले गए। ये कलंक तुम्हारे माता पिता के दिल का सदमा बन गया था। उन्हें उनकी सफाई में कहने का भी कुछ मौका नहीं दिया था। हालांकि सारे गांव ने मिलकर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। थाने पहुंचकर तोड़फोड़ की। काफ़ी गांव वालों को चोट आई थी और कुछ को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय मेरे पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था कि तुम्हारे माता पिता बेगुनाह हैं, और वैसे भी यह एक सोची समझी चाल थी जिसमें पुलिस को पैसा भरा गया था, और शायद यह चाल तुम्हारे चाचा चाची की ही तरफ से थी, क्योंकि आज वही उस हवेली पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह दोनों न जाने कहाँ चले गए। तुम उस समय लगभग 2 साल की होगी। तुम्हारे चाचा चाची ने दूसरी हवेली पर भी कब्जा करने की बहुत कोशिश की।
लेकिन वह नाकाम रहे। ये सारी सच्चाई सुनकर कि उसके माता पिता के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर आनंदिता के दिल में दर्द था और वह तुरंत अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अब उसे अपनी मालकिन का कोई डर नहीं था। अब वह हवेली नहीं लौटी थी। वह किसी भी हाल अपने माता पिता को ढूंढ लेना चाहती थी। और फिर आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। पूछते पूछते वह एक गांव तक पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपने माता पिता से हो गई। और यह सब उस वकील की मदद से ही मुमकिन हो सका था। आनंदिता के माता पिता एक छोटे से गांव में किसी कच्चे घर में रह रहे थे। वह आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दूसरी ओर मालकिन ने आनंदिता को बहुत ढूंढा और थक हार कर बैठ गई, लेकिन आने वाले समय का उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। आनंदिता ने वकील से सलाह ली और तय किया कि अब सही समय है जब वह उस हवेली की मालकिन बनी उसके चाचा चाची के खिलाफ मुकदमा करेगी। वकील ने उसे समझाया कि यह आसान नहीं होगा। आनंदिता ने अपने दस्तावेज इकट्ठा किए और अदालत में एक केस दायर किया। उसके पास हवेली के कागजात, चाचा और चाची द्वारा किए गए धोखे के सबूत और अपने माता पिता और कई गांव वालों की गवाही थी। वह अदालत में सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार थी। सुबह सुबह ही आनंदिता हवेली पहुंच चुकी थी। आनंदिता को देखते ही हवेली की मालकिन बनी उसकी चाची उस पर बरस पड़ी। आनंदिता बिल्कुल खामोश खड़ी रही। तभी उसकी चाची की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने आनंदिता के पीछे आते हुए पुलिस को देखा। वह पुलिस पर भी चिल्लाने लगी कि तुम्हारी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया और दोनों पति पत्नी को हवेली से गिरफ्तार करके ले गए और जेल में डाल दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई की और चाचा चाची के खिलाफ आनंदिता के सबूतों का आधार लेकर फैसला किया। अदालत ने पाया कि जो भी कुछ आनंदिता के माता पिता के साथ हुआ वह धोखाधड़ी और अन्याय का परिणाम था। आखिरकार आनंदिता की मेहनत रंग लाई और उसके चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत ने जेल भेज दिया। आनंदिता और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और आनंदिता ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे जो खुशी के थे। प्यार और सच्चाई की इस जीत ने उनके दिल में नई उम्मीद जगाई। आनंदिता ने अपने माता पिता के माथे से वह कलंक हटाया था जो बरसों पहले उनके माथे पर लगाया गया था, और अब वह फिर से एक साथ थे। आनंदिता ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। अब वह अपने माता पिता के साथ मिलकर नई हवेली को सजा रही थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चाई और साहस के साथ जीने का क्या अर्थ होता है। जब हम सामना करते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर से भी पर्दा उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।